सबसे पहले हमारा ये टॉपिक है सेल। तो सेल को हम डिफाइन करेंगे। इसकी अगर डेफिनेशन की बात करें तो सेल इज़ द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी या लाइफ। तो सेल की अगर डेफिनेशन, तो सेल क्या है? सेल स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी या लाइफ। इसमें तीन चीज़ इंपॉर्टेंट है, स्मॉलेस्ट, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। तो इसलिए कि तीनों चीज़ों को, क्योंकि सबसे फिर क्वेश्चन बनता है कि ये स्मॉलेस्ट यूनिट इसे क्यों कहते हैं। स्मॉलेस्ट इसको यूनिट इसलिए कहते हैं कि ये खुली आँखों से नहीं देखी जा सकती, इसको माइक्रोस्कोपिक इन नेचर होती है, माइक्रोस्कोप द्वारा ही देखा जा सकता है, इसीलिए इसको स्मॉलेस्ट कहते हैं। स्ट्रक्चरल यूनिट इसलिए कहते हैं क्योंकि सेल से मिलके टिश्यू बनता है। क्या बनता है? सेल से मिलके टिश्यू बनता है। सेल मेक्स टिश्यू, ठीक है। टिश्यू मेक्स ऑर्गन, ऑर्गन मेक्स सिस्टम, और सिस्टम मेक्स बॉडी। तो इसलिए इसको स्ट्रक्चरल कहते हैं, क्योंकि सेल से मिलके क्या बनता है? ग्रुप ऑफ सेल जो होता है, कई एक सेल मिलके जो ग्रुप ऑफ सेल होता है, ग्रुप ऑफ सेल मेक्स टिश्यू। तो ग्रुप ऑफ जो टिश्यूज होता है वो मिलकर क्या बनाता है? आर्गन बनाता है। आर्गन्स जो मिलके क्या बनाते हैं? हमारे बॉडी सिस्टम्स बनाते हैं। बॉडी सिस्टम सारे 12 के 12 बॉडी सिस्टम मिलके क्या बनाते हैं? पूरी बॉडी बनाते हैं। इसलिए इसको स्ट्रक्चरल यूनिट कहते हैं। स्मॉलेस्ट, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल। फंक्शनल यूनिट इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि जितने भी फंक्शंस होते हैं वो विद इन द सेल में होते हैं। जैसे एनर्जी का प्रोडक्शन है, एनर्जी का बनना है, तो वो कहाँ होगा? सेल के अंदर होगा। तो इसलिए इसको फंक्शनल यूनिट कहते हैं। फंक्शनल यूनिट क्यों कहते हैं? क्योंकि जितने भी कार्य हैं वो कहाँ होते हैं? विद इन द सेल होते हैं। तो इतना है। अब आते हैं इसके पार्ट कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले पार्ट हमारा होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, साइटोप्लाज्म, लाइसोसोम, राइबोसोम और न्यूक्लियस। ये हमारे मेन पार्ट हो गए इनके। अब पार्ट के बाद में हम इन्हें पढ़ते हैं अलग अलग। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहता है वो ऊपर की एक झिल्ली रहती है, ऊपर से चारों तरफ एक कवरिंग रहती है जिसको ऐसे ये होती है, ये इसको कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है ये सेल के बाहर रहती है, ये अंदर रहती है। अब ये बनी होती है बाई लेयर ऑफ फास्फोलिपिड। किसकी बनी होती है? बाई लेयर ऑफ फास्फोलिपिड। इसकी दो लेयर होती हैं, ये इस तरह से ये बना होता है बाई लेयर ऑफ फास्फोलिपिड। ये प्रोटीन चैनल होते हैं इसके बीच बीच में। अगर इसकी बात करें, ये थोड़ा सा गलत बन गया है, ये इसकी हेड इधर होता है, टेल इधर होती है, ऐसे करके ऐसे होता है। ये हेड ऊपर होता है इसका और टेल इधर नीचे होती है। हेड ऊपर होता है, टेल नीचे होती है। हेड ऊपर होता है, टेल नीचे होती है। इसको ऐसे बना दें, ऐसे होता है। हेड ऐसे 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 और ऐसे ऐसे ये बनी होती है। ये फास्फोलिपिड की हो जाती है। ऊपर वाला ये पोलर होता है, पोलर हेड कहते हैं, पोलर हेड। वाटर लविंग जिसे कहते हैं, वाटर लविंग। और ये टेल जो होती है वो नॉन पोलर होती है। क्या? नॉन पोलर होती है, मतलब फैटी एसिड्स की बनी होती है, ठीक है। अब ये इसमें बीच बीच में प्रोटीन के चैनल्स होते हैं, ये प्रोटीन है और ये बीच में चैनल्स हैं, ये यहाँ पे ये चैनल्स हैं। अब ये चैनल्स क्या करते हैं? कोई भी चीज़ सेल के अंदर जानी है, बाहर आनी है, तो वो इसी के थ्रू आती है, और पोर्स भी रहते हैं तो ये इसमें हेल्प करती है। तो सबसे पहले इसका अगर रोल की बात करें कि इसका रोल क्या क्या होता है, तो रोल सबसे पहले क्या है? प्रोटेक्शन। क्या करती है? सेल को प्रोटेक्शन करती है, ठीक है। सबसे पहले क्या है? इस सेल के अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, लाइसोसोम है, राइबोसोम्स हैं, ये इसके अंदर ये क्या करती है? चारों तरफ से
प्रोटेक्शन देती है। जैसे एक कमरे में दीवारों का जो काम रहता है, जिस भी अंदर जो सामान रहता है, बैठे हुए हैं कमरे के अंदर, अगर सेल को अगर हम एक कमरा मान लें और कमरे में अगर देखेंगे तो जो भी दीवारों का काम रहता है, दीवारें जो क्या करती हैं, हमें प्रोटेक्शन करती हैं। दूसरा शेप और साइज प्रदान करती हैं। क्या करती हैं? शेप और साइज प्रदान करती है कि इसका सेल का शेप कैसा होगा और उसका साइज कैसा होगा। फिर एक्ट लाइक ए बैरियर का भी काम करती है। बैरियर मतलब दीवार टाइप का, मतलब बाहर का एनवायरनमेंट कैसा है, अंदर का एनवायरनमेंट कैसा है, वो डिपेंड करेगा किस पे? सेल के ऊपर डिपेंड करेगा, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर डिपेंड करेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बैरियर का। फिर ये कहता है एक सेमी परमेबल इन नेचर होती है। कैसी होती है? सेमी परमेबल इन नेचर। सेमी परमेबल का मतलब होता है कि कुछ सेलेक्टिव चीज़ें ही अंदर जा सकती हैं, मतलब सेलेक्टिव चीज़ें ही अंदर बाहर जा सकती हैं। मतलब जो भी सेल के लिए ज़रूरत होगी वही चीज़ें अंदर जाएंगी, जो सेल के लिए ज़रूरत नहीं होगी वो चीज़ें अंदर नहीं जाएंगी। तो सिलेक्टिवली सेमी परमेबल इन नेचर होता है। तो इसके काम क्या हो गए? सबसे पहले काम हो गया प्रोटेक्शन, दूसरा काम हो गया शेप एंड साइज, तीसरा काम हो गया एक्ट लाइक ए बैरियर, तीसरा सेमी परमेबल इन नेचर, चौथा और पांचवा इसका काम होता है सेल आइडेंटिफिकेशन। मतलब सेल आइडेंटिफिकेशन, सेल का आइडेंटिफिकेशन करता है। मतलब से एक सेल से दूसरे सेल को पहचानना है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू पहचानेंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद में आता है हमारा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है? एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है, फ्लूइड होता है, द्रव्य जिसे कहते हैं, फ्लूइड होता है, जेल लाइक होता है ये। इसका काम ये होता है, इसमें जो सेल ऑर्गेनेल्स रहते हैं, जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गई, ये न्यूक्लियस हो गया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स हो गया, राइबोसोम्स हो गए, ये क्या होता है? ये इसके अंदर फ्लूइड के अंदर जो है ये भरे रहते, मतलब अंदर रहते हैं, जिससे क्या होता है ना, ये दूसरे से टकराते भी नहीं है और जितने भी कोई सेल से कोई चीज़ बाहर आनी है, इसमें चीज़ भी न्यूट्रिएंट्स लेना है, वो इसके थ्रू इसमें ये ले लेते हैं। तो ये फ्लूइड एक काम होता है। दूसरा फिर आ जाता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल। यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जो एनर्जी रहती है वो किस फॉर्म में रहती है? एटीपी के फॉर्म में रहती है। इसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राईफास्फेट, एडिनोसिन ट्राईफास्फेट। ठीक है, तो एटीपी, एडिनोसिन ट्राईफास्फेट। अब ये क्या होता है? इसमें क्या होता है? ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। ऑक्सीडेशन होगा तो ऑक्सीडेशन की जो प्रोसेस होती, क्रियाएं होती हैं, वो 3 तरीके की होती हैं: क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोलिसिस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। इसके थ्रू एटीपी बनती। अगर एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा, वो कितनी एटीपी बनाएगा? वो 38 एटीपी बनाएगा। कितनी एटीपी बनाएगा? 38 एटीपी बनेगी। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से कितनी एटीपी बनेगी? 38 एटीपी बनेगी। इसलिए ये प्रोडक्शन का काम करता है। अब उसके बाद में आ जाता है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होता है वो यहाँ ये रहता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें आप देख रहे होंगे कि कुछ जगह पे ये राइबोसोम्स चिपके हुए हैं। यहाँ पे ये राइबोसोम्स मैंने डॉट डॉट ये बनाए हुए हैं, ये राइबोसोम्स हैं। तो जिस पार्ट में ये राइबोसोम्स लगे होते हैं उसको कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कुछ जिस पार्ट में ये राइबोसोम्स नहीं लगे रहते हैं उनको कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके मतलब 2 पार्ट हो गए। कितने पार्ट हो गए? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के 2 पार्ट हो गए, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है स्टेरॉयड लिपिड की सिंथेसिस करता है। ठीक, इतना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक समझ में आया।